हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। परीक्षा का बहुत कम दिन बच गया है। हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी हम लोग खींचेंगे अब। ठीक है। अब इस चैप्टर यानी कि मानव भूगोल का जो चैप्टर है हमारा, वो एक और चैप्टर बच गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर। आशा है इसमें पूरी वीडियो नहीं हो पाएगी। पार्ट 1 आज चलते हैं, पार्ट 2 कल हम लोग देख लेंगे। ठीक। तो ज्यादा समय न लेकर के हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय चैप्टर का क्या नाम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगर आपसे पूछे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करता है और इस व्यापार को पूरा करने के लिए जो भी चीजें अपनाई जाती है वो सब कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें या तो किसी वस्तु का लेन देन होता है या सेवाओं का लेन देन होता है, तो वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर। तो आप चैप्टर देख रहे होंगे, हमारा चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अध्याय क्या है? 9 नंबर अध्याय है। और इसमें हम लोग मूल रूप से बेसिक क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो मूल रूप से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में, राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशम मार्ग, दास व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन सारी बातों को हम लोग इसमें मूल रूप से पढ़ने वाले। इसके अलावा और सारी बातें होंगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इस सब को आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज ट्रेड, व्यापार क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यापार क्या है, क्या बताओगे? कि किसी भी साधन को या किसी वस्तु को जब हम लोग एक देश से या दूसरे देश के माध्यम से या राज्य के अंदर, माने देश के अंदर जो राज्य है उसके बीच में अगर लेन देन आदान प्रदान करते हैं, वही हमारी व्यापार कहलाती है। यानी आपके पास कोई कच्चा माल हो, अगर आप वो बेचने के लिए किसी दूसरे देश के पास जाते हैं और वहां बेचते हैं, फिर उसी तरह से किसी देश के पास जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो लाता है और अपने देशों में बेचता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यापार ही तो कहलाता है। इसमें सेवा भी आते हैं, व्यापार भी आते हैं। क्लियर। तो आपसे कोई पूछा कि भाई व्यापार क्या, तो क्या बताएंगे? किसी वस्तु का लेन देन, किसी सेवा का लेन देन, क्या कहलाती है हमारी? व्यापार। अगर व्यापार को अगर दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार दो प्रकार की होती है। व्यापार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है और एक राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, क्या बताएंगे? कि जब कोई देश किसी दूसरे देशों में अपनी व्यापार सामान वस्तुओं को खरीदता है या बेचता है तो उसे कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक उदाहरण लीजिए, जैसे भारत अपनी सामान को जापान के हाथों बेचता है या जापान से खरीदता है। खरीदता तो भी व्यापार है, बेचता तो भी व्यापार है। हमारे देश के लोग अपनी सेवाएं अमेरिका में दे रही है, इंग्लैंड में दे रही है, यूरोप के अन्य देशों में दे रही है। तो ये सब सेवा जो दे रही है ना, कोई वहां डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, कोई वहां इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सेवाएं जो दे रही है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही है। समझ में आई बात? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप समझ गए होंगे, जब कोई देश जैसे अमेरिका पाकिस्तान के हाथों कोई सामान बेचता है, भारत से कोई सामान खरीदता है, भारत अमेरिका से कोई सामान खरीदता है, चीन के साथ तो बेचता है, तो ये जब कहलाता है ना, तो ये कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बहुत अच्छी बात, समझ गए। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम लोग करते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ी कारण है कि जितने भी देश हैं सभी में साधन एक जैसे नहीं है। जितने भी देश हैं सभी में साधन एक जैसे नहीं है। अब वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो किसी देश से कोई सामान खरीदता है या किसी के हाथों अपनी देश सामान को बेचता है। मेन कारण ये है। या
कुछ व्यापारिक देश ऐसे हैं कि जब कोई वस्तु विश्व बाजार में सस्ती या महंगी होती है तो वो अपनी सामानों को बेचता है या खरीदता है, फिर दूसरे देशों के हाथे ट्रेड पर बेच लेता है। तो ये भी उसका कारण है। मतलब नहीं समझे? यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए भारत में अगर तंबाकू की कीमत 100 रुपये केजी है, यही तंबाकू अगर इंग्लैंड के देशों में अगर 500 रुपये बिक रही है तो यहाँ से वो वहाँ बेचेगी। लेकिन अफ्रीका में अगर वो 50 रुपये किलो अगर है तो भारत चाहती है कि वहाँ से हम खरीद करके यूरोप के देशों में हम बेचें। क्लियर? तो इस तरह से हर देशों के साथ वो अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने का मेन कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है उस देश में साधन की कमी होना या उस देश के और अपने देश के मूल्य में अंतर होना। क्लियर? तो अभी तक आप समझ रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके पीछे का क्या रीजन है। चलते हैं अब राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय व्यापार अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय व्यापार क्या है। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब एक राष्ट्र के लोग अपने देश के अंदर में ही अगर व्यापार को पूरा करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय व्यापार। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आप तौर पर लेते हैं कि हमारी भारत में कुल 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर बिहार के हाथों कोई सामान को बेचता है, बिहार अपनी उत्पादन को गुजरात के हाथों बेचता है, गुजरात अपनी सामान को महाराष्ट्र के हाथों बेचता है, बिहार अपनी सामान को तमिलनाडु के हाथ बेचता है। अगर देश के अंदर में ही जितने राज्य हैं ये सारे राज्य अगर आपस में व्यापार को पूरा करते हैं जिसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा व्यापार क्या है, तो हमने बताया कि किसी वस्तु का लेन देन हो या कोई सेवा का अगर आदान प्रदान हो रहा तो वो व्यापार है। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और एक राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर हमारा अंतरराष्ट्रीय है इसलिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो जब कोई देश दूसरे देश के साथ अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करता है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। और जब देश के अंदर में ही जो राज्य है अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, बिक्री करता है, उसको राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्लियर? आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तो अभी तक आप समझ रहे थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। अब चलते हैं हम लोग धन का विकास। गौर करके देखिए कि अभी जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं क्या इसी तरीके से पहले भी व्यापार होता था क्या? तो आपका एक जवाब आएगा नहीं, पहले इस तरह से व्यापार नहीं हुआ करते थे। आज आपके जेब में जो मोबाइल है क्या अपने देश में बनती है क्या? नहीं। आप सुनते होंगे कि ये चाइना में बनती है, ओप्पो कंपनी का, वीवो चाइना बनाती है, नोकिया दूसरे देश कोरिया बनाती है, कोरिया देश। इसी तरह से हर देशों के अलग अलग व्यापारिक कंपनियां हैं, अपनी सामानों को बनाती है और आसानी से हमारे यहाँ बेचती है। पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, यानी पहले ना व्यापार बहुत कम होता था, ठीक, और व्यापार होता भी था तो लोकल में स्थानीय लोगों में होता था, उसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। आप लोग पढ़े होंगे, वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु से वस्तु का लेन देन, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। पहले के समय में यही हुआ करते थे कि मान लीजिए हमारे यहाँ उत्पादन हुआ गेहूं का और हमें कुर्सी की जरूरत होती थी तो हम गेहूं लेकर के किसी बढ़ई के यहाँ जाते थे और वहां से कुर्सी हम लोग ले लेते, गेहूं उनको दे देते थे। भले उस कुर्सी की कीमत 4 शेर समझिए या 4 छिट्टा समझिए, दौरी समझती, उतना गेहूं देना पड़ता था। अगर उन्हें मान लीजिए अगर मिट्टी के बर्तन की जरूरत होती थी या तो कुर्सी या गेहूं लेकर के कुम्हार के यहाँ जाते थे, अपनी वस्तु खरीदते थे। वस्तु से वस्तु का ही बदला बदली होता था, ये वस्तु विनिमय था। इसकी 2 समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी कि दूर व्यापार वस्तु विनिमय में नहीं किया जाता था और वस्तु को लाना और ले जाना दोनों कठिन था। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, तो ये सब कठिनाइयों के कारण व्यापार ज्यादा नहीं बढ़ा।
लेकिन धीरे धीरे इसमें ना सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ। अब देखिए जो लोग मतलब काम करते थे कारीगरी के रूप में, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ कोई काम करे तो क्या हम उन्हें केवल गेहूं देते रहें? क्या उन्हें कुर्सियां ही केवल देते रहें? तो क्या करेंगे वो लेकर के? समस्या थी। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्हें एक सैलरी देना शुरू किया गया। सैलरी एक शब्द था जो सेल शब्द से बना था। सेल का मतलब होता है एक तरह से चट्टान या घर। पहले ना नमक इस तरह से समुद्र से नहीं बना करते थे, पहले लोग चट्टान से नमक बनाते थे, उसको सेंधा नमक कहते हैं। अभी वो बहुत महंगा बिकता है। ऐसे साधारण नमक हम लोग जो खाते हैं वो समुद्र से बनती है। तो वही सेंधा नमक से, सेंध शब्द से बना सैलरी, यानी लोग जो काम करते थे उन्हें पहले नमक दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, उन्हें धातु की चीजें जैसे सोने, चांदी, लोहा या अन्य प्रकार के अनाज भी दिया जाना शुरू हुआ। तो यहां से परिवर्तन स्थिति सब हुई। अब देखिए जो वस्तु विनिमय थी उसमें कठिनाइयां क्या थी कि वस्तु को ले जाइए फिर वस्तु को लाइए, तो डबल होता था। तो हमने क्या किया, मैंने वहां पर स्थिति लोगों ने क्या किया, इसमें सुधार किया। अब वस्तु विनिमय की जगह पर पत्र मुद्रा चलने लगी। पत्र मुद्रा समझ रहे हैं, यानी पहले धातु के पैसे चले, हर चीजों की कीमत निश्चित हुई और उस समय सोने, चांदी या अन्य प्रकार के जो कीमती धातु थे उसके सिक्के चले और उसके बदले लोग व्यापार करते थे। यानी मान लीजिए आपसे गेहूं खरीदना है तो उन्हें मकई देने की और कुर्सी देने की जरूरत नहीं है, गेहूं के बदले आपको सोने के या चांदी के सिक्के मिलते थे, ठीक है। और उस पैसे से आप किसी चीज को खरीदते थे, यानी वहां से शुरू हुआ। लेकिन इसमें भी कठिनाइयां थी। इसमें कठिनाइयां क्या थी, तो लोगों ने क्या किया कि उस सिक्का चांदी को अगर लेकर के लोग जाते थे तो उसको लूट लेते थे, लूटने वाले लोग। तो भाई क्योंकि सोना चांदी तो आसानी से बिक जाता था सब जगह, तो उसको लूट लेते थे। तो ये व्यापार में कठिनाइयां होती थी, तब व्यापार फिर भी नहीं होता था। दूसरा व्यापार तब शुरू हुआ पत्र मुद्रा वाला। पत्र मुद्रा का मतलब कागज की नोट बनने लगी। अब जो धातु मुद्रा होता था तनी ज्यादा भारी होता था, ज्यादा मात्रा में ले जाना हो तो ज्यादा परेशानी होती थी। तब चला नोट, 100 का, 500 का, 2000 का नोट चला। अब वो मोटी रकम होती थी, हल्का कागज का रहता था, आराम से लोग पैकेट में रख के चल देते थे, बैग में रख के टांग के चल जाते थे। लेकिन इसमें भी कठिनाइयां थी, इसमें भी लूटकांड ज्यादा होने लगा। तो क्या हुआ कि अब वहां पर से खत्म हुआ, अब चलता है क्रेडिट कार्ड, है ना, एटीएम है या कोई भी कार्ड है, जैसे चेक मुद्रा है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को देना है, एटीएम हम देते हैं, वो विड्रॉल कर लेता है या यूपीआई के माध्यम से। तो ये सब जब सुविधाएं हुई ना तो व्यापार बहुत बढ़ा है, और जैसे ही व्यापार बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा। इस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया यूरोप वाले ने। इसमें कौन इंटरेस्ट लिया सबसे ज्यादा, यूरोप वाले। चलते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा किसने तैयार किया, यूरोप वालों ने। अब यूरोप वालों ने क्या किया समझिएगा थोड़ा सा, कि यूरोप वाले के पास ना बहुत सारा धन था। तो उस समय धन नहीं था, मतलब उस सब क्या हुआ कि वो लोग व्यापार में ज्यादा आनंद लिए। तो यूरोप में जो देश थे, जो उस समय रोमन साम्राज्य या यूनान साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये तकरीबन 1200 ईस्वी की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, उस समय की बात है। तो वो लोग व्यापार करने के लिए ना हमारे देश यानी कि बगल के देश चीन, भारत, इन सब में आते थे और यहाँ से व्यापार करके वे लोग जाते थे। मूल रूप से यहाँ व्यापार क्या करते थे, तो वो यहाँ से रेशम ले जाते थे, और रेशम जो ले जाते थे जिस रास्ते से जाते थे, यानी चीन से लेकर के रोम तक के बीच की जो रास्ता था उसको कहा गया रेशम मार्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेशम मार्ग क्या है, तो लिखेंगे 12वीं शताब्दी में जब 1200 ईस्वी चल रही थी तो उस समय चीन में ना बहुत ज्यादा रेशम का उत्पादन होता था और विश्व बाजार में रेशम के कपड़ों की मांग ज्यादा थी। यूरोपीय व्यापारी माने यूरोप के देश के लोग, जैसे इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जो भी देश हैं यूरोप के, वो सब क्या करते थे, रोमन साम्राज्य से होते हुए, भारत होते हुए कहां पहुंचते थे, चीन। चीन से फिर रेशम खरीदते थे, फिर उसी रास्ते से वापस अपने रोम चले जाते थे और वहां से अपने अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। तो ये रास्ता जो आने जाने का था ना, इसको कहा गया रेशम मार्ग। क्लियर, इतना तो समझ गए हैं। और रेशम मार्ग इसलिए क्योंकि रेशम वहां से खरीदा ले जाया जाता था। लेकिन हम लोग वहां से रेशम केवल बेचते ही नहीं थे, हम लोग रोम से ना ऊन खरीदते थे। हम लोग रेशम देते थे और उधर से क्या लेते थे, हम लोग ऊनी कपड़े की तैयार करने के लिए ऊन हम लोग उससे खरीदते थे, ठीक है ना, या रुई जो भी है वो खरीदते थे।
क्लियर? तो आप लोग समझ गए कि हम लोग व्यापार करने के लिए अब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया। लेकिन जब ये व्यापार जो शुरू हुआ, इसमें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा हुआ यूरोप वालों को। यूरोप वाले ने जब भारत या जो क्या कहते हैं दक्षिणी एशिया के पास जब ज्यादा धन इसने इकट्ठा कर लिया, अब उनकी नजर गई कि क्यों नहीं विश्व के अन्य देशों में जाया जाए। शुरू हो दौर हुई उस समय 15वीं शताब्दी, यानी 1498 92 की कहानी है और 1498 की कहानी है। इस समय यूरोप एकदम भागम भाग दौर की स्थिति में था। यूरोप वाले जो लोग थे वो नए नए रास्तों की पता लगा रहे थे। परिणामतः उस समय नई दुनिया का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ। वो लोग अफ्रीका गए। अफ्रीका जब गए तो वहां के लोगों को देखा कि बिल्कुल असभ्य है, ज्ञान की बिल्कुल कमी है। यूरोप वाले अपने आप को ज्ञानी समझते थे। परिणाम हुआ क्यों नहीं यहां से हम लोग व्यापार करें। अब उनकी नजर चीन से खत्म हुई, भारत से कम हुई। अब उनकी नजर कहां गई? अफ्रीका गई और अमेरिका गई। अब वहां से वो व्यापार करना शुरू कर दिए। क्लियर? होता क्या था कि यहाँ की जो सस्ती चीज वहां के देशों में महंगे ऊंचे दरों पर बिकता था। परिणामतः यूरोप का आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुआ। और इतना ही नहीं, यूरोप वाले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार था। यानी वह आदमी का भी व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं हम लोग दास व्यापार, यानी दास प्रथा। प्रथा एक अलग चीज होती है और एक दास व्यापार अलग होता है। जैसे अपने भारत में कोई सेठ महासेठ है, किसी भी व्यक्ति को अपना धन देकर के, अपना जमीन देकर से उसे खेती बाड़ी करवाते हैं और उसके बदले में वह हमारे यहाँ काम करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग दास, क्या कहते हैं? प्रथा, जब वह हमारे यहाँ काम करता है। लेकिन जब कोई, मान लीजिए कोई व्यापारी किसी दूसरे देश से व्यक्ति को उठाकर लाता है और अपने देश में बेचता है या किसी दूसरे देश में उस आदमी को बेच देता है, तो उसको कहते हैं दास व्यापार। होता क्या था समझिएगा। लगभग 1400 की बात बता दें, 1498, 92, 95, 1500 ईस्वी की बात, 1600 ईस्वी की बात, इन सारी बातों को बता दें। अफ्रीका के देश में ये लोग जाते थे। कौन? यूरोप वाले। यानी ऑस्ट्रिया जाता था, तुर्की जाता था, जर्मनी जाता, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी देश वो जाता था। और वहां जाने के बाद अफ्रीका महादेश के किसी गांव में अटैक कर देता था। 2-4 सेना के साथ बड़ी जहाजें लेकर के जाता, उस पर आक्रमण कर देता। वहां के जितने भी पुरुष होते थे, जो अट्टा खट्टा लोग होते थे, उसको वो उठा लेते थे और उठा करके अपने यहाँ नाव पर लोड कर लेते, ले आते कहाँ? यूरोप। अफ्रीका से उसको अब कहाँ ले आया गया? यूरोप। यूरोप में पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। लिस्बन में पुर्तगाल के जो दास व्यापार का केंद्र था। वहां से यूरोपीय व्यापारी उसको उठा करके फिर ले जाते थे अपने और उसको मार्केट में बेच लेते थे। किसी की 2000, किसी की 1000, किसी की 5000। अब वो दास ना तो भाग सकता है, क्योंकि वो समुद्र पार करके कैसे आए? भागने पर कड़ी सजा मिलती थी, मजबूरन उसे वहां काम करना पड़ता था। उसकी मुक्ति तभी होती थी जितना में उसे खरीदा गया उतना कोई उसे पे करके या तो अपने साथ ले जाए या उसको छुट्टी दे दे। ये तो उसकी मर्जी पर थी। ठीक है, तो दास व्यापार। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे समय परिवर्तन होती है, बहुत सारे लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये दास प्रथा बिल्कुल गलत चीजें हैं, इसको खत्म किया जाए। लगातार जब यूरोप में मतलब विरोध होने लगा, अफ्रीका में विरोध होने लगा, तो अंततः, क्योंकि उस समय न अमेरिका आजाद हो चुका था 1776 ईस्वी में, तो उस समय न विरोध शुरू हुआ कि ऐसा क्यों मेरे साथ। जब विरोध हुआ तो अंततः 1807 ईस्वी में यूरोप में एक अधिनियम पारित हुआ और दास व्यापार को बंद कर दिया गया। क्लियर? तो आप समझ रहे थे कि दास व्यापार, अरे क्या बताएं आपको, स्त्रियों का भी व्यापार होता था। यानी हमारे भारत में लड़कियों को उठा लिया जाता था और उठा करके अब बोली नीलामी लगाई जाती थी इतनी कीमत, और लड़कियों को खरीद लिया जाता था। इस तरह के व्यापार हमारे देश में किए जाते थे, यूरोपीय वाले लोग करते थे। अब ये सब नहीं होता है, पहले होता था, वो व्यापार यूरोपीय व्यापारी लोग करते थे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये दास व्यापार के बाद औद्योगिक क्रांति का दौर आया। यानी यूरोप वालों ने एकदम समझ लीजिए कि समझ लिया था कि हमें तो क्या करना है, अधिक से अधिक धन कमाना है, और धन कमाने के लिए कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
परिणाम क्या हुआ? देखिए, कुछ तो भाग्य भी साथ देता है, ऐसा समझिए कि यूरोप में उस समय ना बहुत ऐसे लोग, ज्ञानी लोग जन्म लिए कि वहां पर बहुत सारे नए नए तकनीक का खोज किया, यंत्र का खोज किया। जैसे कपड़ा बनाने के लिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ, उसको चलाने के लिए जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार हुआ, जॉर्ज स्टीफन द्वारा रेल इंजन का आविष्कार हुआ। यानी उस समय ना बहुत चीजों का आविष्कार हुआ जो परिवहन की मदद, और खास करके यूरोप के देशों में, कोई इंग्लैंड में खोज हुआ, कोई जर्मनी में खोज हुआ, कोई फ्रांस में खोज हुआ, कोई पुर्तगाल में खोज हुआ, मानी यूरोप के देशों में ही वहां के लोगों ने नया आविष्कार कर लिया। और परिणाम जो हाथ से जहां सामान बनती थी, अब किससे बनने लगी? मशीन से। औद्योगिक क्रांति का दौर आया। कौन आया? औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति के देशों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। समझ रहे ना? इंग्लैंड फ्रांस जब इतना आगे बढ़ा, परिणाम क्या हुआ कि वो देखा कि भाई आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पीछे से दूसरे देश, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, ये लोग भी आगे बढ़े। और इन लोगों की मांग हुई थी कि हमें सूरज के रोशनी में बराबर का अधिकार चाहिए। परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी पहले प्रथम विश्व युद्ध फिर द्वितीय विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो 1918 तक चली, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चली। द्वितीय दो विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, सारे देशों की स्थिति चरमरा गई। सब देश में ज्ञान विज्ञान बढ़ गया था, और उस समय बहुत सारे देशों में ना लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। अब हर देश अपने आप को स्वतंत्र होना चाह रहा था, और स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई। लगभग 1950 आते आते दुनिया के लगभग सारे देश क्या हो चुके थे? स्वतंत्र हो चुके थे। क्योंकि 1914 में जब प्रथम विश्व शुरू हुई, फिर 1918 में जब ये समाप्त हुई, तो विश्व के देशों ने मिलकर के शांति भाव बनाने के लिए एक संघ बनाया। फिर 1939 में शुरू हुई द्वितीय विश्व, 45 में खत्म हुआ, तो फिर एक संघ बनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ताकि आपसी झगड़ा को खत्म किया जाए। तो जो देश औपनिवेशिक देश थे, वो देश अपना क्या किए? शिकायत किए कि हम लोगों को आजाद किया जाए, इसमें मदद किया जाए। और जब मदद की बात हुई, तो सब सेना धीरे धीरे क्या होने लगी? वापस। यानी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, और उपनिवेशवाद के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद पूरी देश की स्थिति इस तरह से बदली कि समझिए कि पूरा साम्राज्यवाद क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी दास व्यापार खत्म, रेशम मार्ग खत्म, और औद्योगिक क्रांति की स्थिति खत्म। अब चलेंगे हम लोग, एक है WTO। भाई WTO क्या होता है? भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब क्या हुआ कि दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे थे, ये सोच रहे थे कि इस तरह से व्यापार करने से ना काम नहीं चलेगा, तो हम लोगों को ना व्यापार करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो हर देशों को एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से व्यापार करने की अनुमति दे। इसलिए बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए, पहले क्या होता था कि मान लीजिए भारत के कोई लोग अपनी उत्पादन चीजों को बेचने के लिए हर देश नहीं जा सकता था। जिस देश के पास मित्रतापूर्ण व्यवहार है, जो हमारी स्वीकार करती है, हम उसी में जा सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारा अगर अच्छा मित्र रूस है, तो हम रूस के साथ व्यापार कर सकते हैं। हमारा अच्छा मित्र अगर मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। लेकिन अगर हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान अगर हमारे साथ अच्छा मित्रता में नहीं है, तो हम उसके यहाँ व्यापार करने नहीं जा सकते। अगर वहां जाएंगे तो हमें कठिनाइयां होगी, चीन जाएंगे कठिनाइयां होगी। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, ये कहता है कि नहीं, मुक्त व्यापार की नीति अपनाओ। अब क्या होता है मुक्त व्यापार की नीति? वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। देखिए, मुक्त व्यापार की नीति क्या समझिएगा कि दुनिया के जितने देश हैं, वो किसी भी देश अगर जाए व्यापार करे, उसे कोई रोके टोकेगा नहीं, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाई जाएगी। बस शर्त यह रहती है कि उस देश के जो नियम कानून है उसको आपको पालन करना होगा, उसके हिसाब से आपको कर जमा करना होगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि अगर गुजरात की एक कंपनी कोई सेवा हमारे पूरे देशों में दे रही है, उस सेवा के बदले में अगर उसे 1 रुपया कर देना पड़ता है, वही सेवा अगर कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे मान लीजिए चीन का कंपनी अगर भारत में व्यापार करने आवे, तो उसको भी उसके बदले में 1 ही रुपया कर देना होगा, ना कि उसे 25 रुपया कर देना। ठीक है? समझ में आई बात?
बात यह है कि हमारे देश की जो कंपनियों को हमने जो सेवा दिया, जो हमने उसको सुविधा दिया, वही सुविधा किसको देनी होगी? अंतरराष्ट्रीय कंपनी को। अगर आपको विश्वास नहीं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए, पीछे की तरफ चलिए, आप देखिएगा कि या इतिहास सुने होंगे, हमारे भारत में एक कंपनी थी जिसका नाम था हीरो। वो साइकिल बनाती थी, जो हम लोग कभी कभी स्कूल जाया करते थे, जो साइकिल पर चढ़ के, उसका नाम था हीरो। और एक जापान की कंपनी थी होंडा, मोटरसाइकिल बनाती थी। क्लियर? और जब मार्केट में वो आना चाहती थी, भारत में व्यापार करना चाहती थी, तो उसे अनुमति नहीं था भारत में व्यापार करने का। तो वो कैसे आती? तो उसने क्या किया था कि भारत की कंपनी हीरो से होंडा की कंपनी, कहाँ की? जापान की होंडा कंपनी, दोनों समझौता किया कि भाई हम दोनों आदमी आधा आधा पूंजी लगाएंगे और हम गाड़ी चालू करेंगे, उसका नाम रखेंगे हीरो होंडा। क्लियर? आप लोग पढ़े भी होंगे, गाना भी सुने होंगे, हमरा पीछे पड़ल बा गुंडा लेके कौन? हीरो होंडा ना। तो वही हीरो होंडा उस समय चला था, ठीक है ना, जिस समय ये गाना बना था। नहीं, गाना नहीं बना था, जब वो गाड़ी चला था तब ये गाना बना था। चलिए आ जाए किताब में। तो कहने का अर्थ है कि ना ये व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब ये 1950 का दौर आता है, देश में, हमारे देश में मुक्त नीति अपनाई जाती है, कोई भी देश व्यापार करने के लिए व्यापार आ सकता है, जा सकता है। तो हीरो अलग हो गया है, होंडा अलग हो गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में होती है। चलिए उस सब की बात नहीं करना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मुक्त व्यापार की नीति, यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी देश अगर हमारे देश में अगर आता है, व्यापार करता है, तो जो सुविधाएं, जो कर इस देश के व्यापारियों को लगता है, वही कर अब विदेश के देशों को भी लगेगा। जितनी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, उतनी सुविधा हम इस देश के लोगों को भी देंगे और उस देश के लोगों को भी देंगे, व्यापारी कंपनियों को। यानी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, एकदम कोई भी व्यापारी पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम लोग मुक्त व्यापार नीति। चलिए, आशा है यहां तक आप समझ गए हैं। तो अभी तक आप क्या क्या पढ़े? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है, फिर आपने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या बदलाव आया, और फिर आपने मुक्त व्यापार, रेशम मार्ग इत्यादि आपने पढ़ा, और दास व्यापार पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, और हमारा आज का बच गया है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आया कैसे। ये हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की क्या सूझी, हम लोग क्यों सोचे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे। देखिए, इसके पीछे भी कुछ कारण होता होगा। अगर आपके सामान आपके पास हो तो दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है, अगर अपने से पूर्ति हो जाए, क्या है कि? अब सोचिए गौर करके कि अगर हम भारत के लोगों को जितनी हमें कच्चा माल की जरूरत है या उत्पादित वस्तु की जरूरत है, अगर हम अपने देश में ही उत्पादन कर लें तो हमें 100 रुपये, 90 रुपया, तो अगर हमारे देश में ही उत्पादन हो जाए तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी ना, कहीं से मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे देश में वो चीज नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? किसी देश से खरीदेंगे, तभी तो पूर्ति होगी ना। मेन कारण यहां था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने का मेन कारण यही था। अब कहेगा किस तरह नहीं समझ पाए, अरे समझो कि हमारे देश में तेल का उत्पादन तो होता ही है, कोई बात नहीं है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का अंकलेश्वर है, और असम का डिगबोई है। यहां से हम लोग तेल उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे देश में जितनी खपत होती है उतनी पूर्ति उस तेल से नहीं होती मेरे भाई, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो बाहर से नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तेल तो दिक्कत होगी ना। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम अरब देशों से, यानी कहने का अर्थ है ईरान, इराक, सऊदी, इन सारे देशों से हम लोग क्या करते हैं, तेल खरीदते हैं, कच्चा पेट्रोलियम, और फिर उसको ला करके अपने यहाँ तेल शोधक कारखाना में उसकी सफाई करते हैं। तो हमें जो साधन चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो हमें दूसरे देशों से क्या करता है, या तो आयात या निर्यात करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण। अब देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कुछ मूल कारक हैं, और कौन कौन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उसके मेन कारण है जनसंख्या। मेन क्या है? जनसंख्या। जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ती है तो उन्हें अधिक से अधिक चीजों की जरूरत होती है, और इसकी पूर्ति के लिए उन्हें बाहर से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। जैसे समझिए कि भारत की आबादी क्या हो गई, बहुत ज्यादा। भारत में जितने साधन हैं उससे अपनी उसकी पूर्ति नहीं होने वाली है, तो क्या करेंगे? तो सब लोगों को सेवा देना है ना,
तो सेवा देने के लिए तो बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा, तो हम लोग मंगवाते हैं, खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो ज्यादा है हम किसी देशों के हाथ भेज देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है, मकई है, चाय है, अन्य प्रकार की फलें हैं, सूखा मेवा है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से दूसरे देश एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, मसाला हम लोग भेजते हैं विदेश, लेकिन पेट्रोलियम हमारे पास नहीं है तो हम लोग से मंगवाते हैं। आभूषण नहीं है, मंगवाते हैं। उर्वरक नहीं है, मंगवाते हैं। क्लियर? तो मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती है। अब उन सारी जनसंख्याओं को सुविधा चाहिए, सुविधा की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। क्लियर? दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। अगर किसी देश में राष्ट्रीय संसाधन अपना है तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हमारे देश में कोयला बहुत ज्यादा है, हम थोड़े ही खरीदते हैं किसी देशों से, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ऑलरेडी है, हम बेचते हैं, खरीदते नहीं है। हमारे पास लोहा अगर ज्यादा है तो हम थोड़ी खरीदते हैं, हम नहीं खरीदते हैं, हम लोग किसी के हाथों बेचते हैं। क्लियर? तो बेचने और खरीदने के पीछे का मेन कारण है किसी देश के राष्ट्रीय संसाधन में कमी होना। अगर कमी है तो खरीदते हैं, ज्यादा है तो बेचते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे है आर्थिक विकास का स्वरूप। अगर आर्थिक विकास में हम आगे चलना चाहते हैं तो हमें किसी चीजों से खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आता होगा हम नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए, भारत आर्थिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जापान आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत है। तो हम लोग बता रहे थे कि अगर किसी देश में आर्थिक विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत न सबसे अभी पीछे है। सबसे पीछे क्या, लेकिन पीछे है। तो अब वो क्या करता है कि अपने पास जो सामान है उसको अपने हिसाब से खरीदता और बेचता है। लेकिन जापान एक देश है, उसके पास आर्थिक संसाधन में वो आगे बढ़ गया है, उसके पास कुछ भी अपना नहीं है, बस वो किसी देश से खरीदता है, टेक्निकल अपना लगाता है और उसको दूसरे हाथों बेच देता है। खरीदता है किसी और से, बनाता है वो और उसको बेचता है बाजारों में ऊंचे दामों पर, यही उसकी टेक्निकल है। तो इस आर्थिक दृष्टि के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, व्यापार। अब उसको खरीद, जैसे सोचो थोड़ा गौर करके कि जापान को अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो तो क्या वो बढ़ेगा? उसके लिए उसे व्यापार तो चाहिए भैया मेरे, तभी तो वह खरीदेगा, तभी तो वो बेचेगा। यानी किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए वह काम कर रहा है। अगला है परिवहन। अगर किसी देश में परिवहन की सुविधा करनी है तो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम होती है या नहीं होती है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री मार्ग चाहिए। अब जो देश में समुद्री मार्ग नहीं है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा नहीं करती है। भारत के पास समुद्री मार्ग का बहुत बीरा है, बहुत बड़ा जगह है, आराम से वह बेचता है और खरीदता है। यानी परिवहन की हमारे यहाँ सुविधा है। बहुत सारे देशों में, ऐसा नहीं कि केवल भारत एक ऐसा सिंगल देश है जिसके पास परिवहन की सुविधा है, बहुत सारे देश। तो परिवहन की सुविधा भी व्यापार को प्रभावित करती। और अगला कारक है हमारे, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक में विदेशी निवेश की सीमा। यानी कि किसी देश के पास विदेश व्यापार करने के लिए कितनी सीमाएं हैं, इस पर भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्भर करते। क्लियर? तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं इस सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये आशा और पूर्ण विश्वास है हमें, अगर आप वीडियो देखेंगे। अगर जहां भी दिक्कत हुआ होगा एक बार और वीडियो को पीछे कीजिए, थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।